हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी और सब कुछ ठीक होगा, अच्छा फाइन होगा, है ना। तो अपनी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चा, उसका पेपर आज कौन सा है? 810 नंबर पेपर है। सॉल्यूशन बनाने वाले इंग्लिश वाले पार्ट का गौर करिएगा और इनके साथ ही साथ में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, वर्ड्स लगते हैं, उनके नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। तो बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं भाई अपना सवाल नंबर 1, है ना। तो अपना सवाल नंबर फर्स्ट ईयर 76 देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। बच्चा पहला ही सेंटेंस हमारा किसका है? एरर वाला है ना। तो द मैनेजर वाज रेफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंस्टांसेस। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है? रेफरेंस दे रहा है किस चीज की? जो पिछले उदाहरण है उनकी, उनका रेफरेंस दे रहा है। तो बेटा रेफर टू होता है, रेफर अबाउट नहीं होता। रेफर के साथ किसका यूज करना है? रेफर टू का यूज करना है, ठीक है। तो ये तो आंसर हो गया आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिए है भाई। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें भी एरर ही बतानी है हमें। तो इसमें दे रखा है ए बिट मोर फिजिकल एक्सरसाइज विल डू यू बेटर बाय इम्प्रूविंग योर हेल्थ एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो बेटा ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक स्टेटमेंट है कि ए बिट मोर फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप और करो, विल डू यू बेटर, तो ये आपके लिए बहुत कुछ करेगी, बहुत कुछ अच्छा करने वाली है ना। तो इसका मतलब हो गया अगर आप एक थोड़ी सी और एक्सरसाइज करो तो ये आपके लिए फायदेमंद होगी। विल डू यू बेटर, विल डू यू बेटर का मतलब है आपके लिए बेहतर करेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका सब्जेक्ट कौन है? ये तो इसका सब्जेक्ट बन गया और ये इस सब्जेक्ट की वर्ब बन गई, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बेटर किसके द्वारा करेगी? बाई किसके द्वारा? और बाई है वो क्या चीज है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद में इसमें आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी प्रेपोजिशन अगर दे रखा हो तो बाद में वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। तो हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज भला करेगी कैसे? बाई इंप्रूविंग, इंप्रूव करके, यूर हेल्थ आपका स्वास्थ्य, एंड रिड्यूसिंग, अब एंड के पहले क्या दे रखा है? आईएनजी दे रखा है बच्चा। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? आईएनजी, और यहाँ पर भी इसने आईएनजी दे रखा है। रिड्यूस करके किसको? स्ट्रेस को। तो नो एरर हो जाएगा बेटा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चा क्या दे रखा है? फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर अपने को ब्लैंक दे रखा है। अब इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा हो जाएगा। द प्रिजनर वॉज रिलीज, प्रिजनर को रिलीज कर दिया गया। रिलीज है तो जेल में रखा गया या छोड़ दिया गया? रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार के कारण, है ना। तो बेटा इसके लिए तो फिर दो ही शब्द है चारों में से, इंटेंशन, बेल, पैरोल और फाल्टरिंग। अब जेल के लिए यूज होने वाले इनमें से दो ही शब्द है, एक तो बेल और एक पैरोल। अच्छा, लीगल तरीके से ट्रायल तो चल रहा है आपका, ट्रायल चल रहा है, लीगल तरीके से आपको जो जमानत मिली है वो तो बेल होती है, ठीक है ना। और अगर आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपको छोड़ा जा रहा है कि आप 10 दिन 20 दिन के लिए घर जा सकते हो क्योंकि आप इतने साल जेल में आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, तो आपको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। गुड बिहेवियर के कारण जो होती है वो क्या, कौन सी आपको जेल से बाहर जाने की छूट मिलती है? वो पैरोल मिलता है आपको, पैरोल पे, ठीक है ना। और लीगल तरीके से आपका लॉयर आपके लिए, आपका जो एडवोकेट है वो अगर लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से आपकी जमानत करवाता है तो वो आपकी बेल होती है। फॉल्टर का मतलब होता है किसी चीज में गड़बड़ करना, कमी रह जाना, ठीक है ना। इंटेंशन का मतलब आपका इरादा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा इसमें? पैरोल। चलो देखते हैं क्वेश्चन 79 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है? 79 में फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बच्चा यहाँ पर भी अपने को फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है और हमें इसको फिल करना है। तो वेकिंग अप एट 3 o'clock, कब? जब मैंने वेकअप किया कितने बजे? 3 o'clock। तो मैंने क्या किया? सुना थंडर, बादलों की। अब बादलों की क्या चीज होती है भाई? क्लैंक होती है, लूज होता है कि क्रैकल होता है कि रंबल होता है? रंबल होता है बेटा, रंबल। जब बादल गरजते हैं ना तो उसको रंबल बोल सकते हैं। और बादलों के साथ साथ बिजली भी अगर कड़क रही हो तो वो होता है थंडर। और बिजली गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं? थंडर बोल्ट, वज्रपात, वज्रपात करना। बादल गरजते हैं ना तो उसको उसको रंबल करना भी बोल सकते हैं, उसको थंडर भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ में बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, उसको थंडर बोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। लूज का आपको पता ही है, ये टाइट का उल्टा होता है, ठीक है ना। इसको स्लेक भी बोल सकते हैं, स्लेक भी बोल सकते हैं इसको, लैक्स भी बोल सकते हैं, लैक्स, ढीला, ठीक है। क्लैंक, धातु आपस में टकराते हैं ना, धातु टकराते हैं, है ना।
तो उसको बोलते हैं क्लैंक। क्लैंक। क्रैकल, क्रैकल हंसना गीगल करना, उसको क्रैकल करना बोलते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चा हमारा? 3 बजे जागा और यहाँ पर थंडर है, थंडर है, तो थंडर के लिए क्या हो जाएगा? रंबल हो जाएगा। आई हर्ड द रंबल ऑफ थंडर। रंबल ऑफ थंडर बेटा ये तो फिर थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे। थंडर भी है और यहाँ पर क्लाउड्स भी कह सकते थे। क्लाउड्स एंड रेन का बात है एक तरह से, यहाँ पे थंडर एंड रेन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अच्छा वैसे थंडर और रंबल है ना, ये तो एक दूसरे के सिनोनिम भी हो सकते हैं। रंबल और थंडर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है एक तरह से। ठीक है, ये बात अपन पढ़ ही रहे थे, थंडर थंडर बोल्ट हो गया, ये हम पढ़ भी रहे थे अभी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है? फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओस्टेंसिबल। ओस्टेंसिबल का मतलब होता है बेटा स्पष्ट, क्लियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑब्सक्योर है, यहाँ पर एलेजली है, यहाँ पे वेग है और यहाँ पर अपारेंट है। तो बच्चा ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्पष्ट और क्लियर, स्पष्ट और क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ढका छुपा। अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, और एलेजली का मतलब होता है तथाकथित, प्रूव नहीं हुआ। अगर किसी बंदे पर किसी ने आरोप लगाया तो वो एलेज्ड है, अभी तक एलेज्ड है, प्रूव नहीं हुआ, उसको एलेजली बोलते हैं। ठीक है ना, नॉट प्रूव्ड, सेड बट नॉट प्रूव्ड। वेग का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट और धुंधला, अनक्लियर। इसका भी मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, तो बच्चा इसने पूछा क्या स्पष्ट, और स्पष्ट का हमें बताना क्या है? बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया? सिनोनिम। तो बच्चा ऑस्टेंसिबल का क्या हो जाएगा? अपरेंट हो जाएगा, स्पष्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी वही है भाई, बेस्ट एक्सप्रेसेस बताने हैं अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब होता है म्यूनिफिसेंट, का मतलब होता है परोपकारी आदमी। ठीक है ना, परोपकारी आदमी, दूसरों की हेल्प करने वाला आदमी, जनरस आदमी, काइंड आदमी, जनरस आदमी जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा शब्द होता है? एक तो है स्टिंगी दे रखा है, सेल्फिश दे रखा है, ग्रीडी दे रखा है और बेनेवोलेंट दे रखा है। अब बच्चा इसमें एक चीज देखो, सेल्फिश और ग्रीडी तो दोनों एक ही जैसी है। ठीक है, स्टिंगी भी बिल्कुल यही होता है, मुंजी, जिसको अपन एक मुंजी नाम होता है ना, इंग्लिश में भी देखो एक शब्द होता है, देखो MUNGY, इसका मतलब भी यही होता है, स्टिंगी। स्टिंगी मतलब कम खर्चा करने वाला, मुंजी, कंजूस आदमी। ठीक है ना, तो इसका फिर क्या बन जाएगा? जनरस आदमी है तो क्या बन जाएगा? बेनिवोलेंट बन जाएगा। बेनिवोलेंट का मतलब ही क्या होता है? परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करता है, जो दूसरों के लिए दूसरों की मदद के लिए जो तैयार रहता है। और ऐसे आदमी म्यूनिफिसेंट भी होते हैं और ऐसे आदमी बेनिवोलेंट भी होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना है 82। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। बच्चा अपोजिट मीनिंग देने वाला शब्द। ठीक है, वैनिटी। वैनिटी, वैन का मतलब होता है घमंड, वेन का मतलब होता है घमंड। ठीक है, होटीनेस, जिसको अपन बोल सकते हैं होटीनेस, होटीनेस। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं प्राउड, प्राइड। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं एरोगेंस, जिसको अपन बोल सकते हैं एरोगेंस, है ना। तो वेन है, अब इसमें ITY जोड़ेंगे तो बेटा इसमें से ये हट जाता है, आई हट जाता है और सीधा ही क्या बन जाता है? ये वेनिटी, ये वाला शब्द फिर ये वाला बन जाता है, वेनिटी। तो घमंड का बेटा कौन सा बनेगा फिर इसमें से? काइंडनेस और कंपेशन और मॉडरेशन और मोडेस्टी। ठीक है ना, तो अब देखो काइंडनेस तो इसका उल्टा हो जाएगा और इसने पूछा है उल्टा, है ना। तो एक तो काइंडनेस हो गया और दूसरा हो गया कंपेशन, सहानुभूति और दया। अगर किसी बंदे के मन में दया और सहानुभूति है तो कंपेशन हो जाएगा। ठीक है ना, और काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। ठीक है, मोडेस्टी का मतलब होता है, मोडेस्ट आदमी कैसा होता है? बहुत ही हम्बल आदमी। मोडेस्टी का मतलब जिस आदमी के अंदर क्या चीज होती है? हम्बलनेस होती है, जिस आदमी के अंदर अहंकार नहीं होता। ठीक है ना, तो उसको मोडेस्टी बोलते हैं। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा अभी? इसका मतलब तो अहंकार है और इसका मतलब है हम्बलनेस, पोलाइटनेस, विनम्रता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट करना किसको बोलते हैं? आज इस वर्ड पे गौर करना, मॉडरेट करना किसको बोलते हैं? कि बहुत ज्यादा मॉडरेट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ही मॉडरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वर्ड पे गौर करिएगा। 83 देखो भाई, 83 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है,
ये शब्द अपने 20 बार पढ़ चुके हैं, मिनिमम 20 बार पढ़ चुके हैं। कब कब? जब ये पढ़ते हैं तो साथ में हमारी बेलिकोस वर्ड भी आता है, और जब जब ये हमने ये पढ़ा है तो एक शब्द और आता है, बिलीगर हो गया, बेलिकोस हो गया, और एक शब्द बी ऐसा ही और होता है, मैं बताऊंगा आपको, बेलिजेरेंट। एक शब्द अपने बार बार और भी आ गया था, बेलिजेरेंट। ठीक है, और जब जब ये शब्द आ गया था तो मैं आपको याद करवाता हूँ बेल। बेल, और बेल से मैं आपको याद दिलवाता हूँ गुस्सा। बेल हमेशा कैसा रहता है? लाल कपड़ा देखते क्या हो जाता है? भड़क जाता है। तो बेल का मतलब है गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, है ना। तो बिलीगर का मतलब भी क्या होता है? परेशान करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा। पेस्टर का मतलब ये होता है खिजाना, परेशान करना। बेजर का मतलब ये होता है खिजाना और परेशान करना, ठीक है ना। तो बेटा ये तो सिनोनिम हो गए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों तो सिनोनिम हो गए, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो ये तो अड़ंगा डालेगा आपके काम में, परेशानी डालेगा। असिस्ट करेगा तो आपको मदद करेगा। असिस्टेंट होते ही कौन है? मदद करने वाले। तो असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, ठीक है ना। नौ का मतलब होता है कुतरना, दांतों से चूहा वगैरह कोई चीजें खाते हैं ना, चूहा कोई चीज खाता है दांतों से कुतर के, तो उसको नौ करना बोलते हैं, नौ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, असिस्ट करना, ठीक है। ये तीनों एक ही है। बी लिगर में आप किसी के मामले में टांग अड़ा रहे हो, इसमें भी वही कर रहे हो, इसमें भी वही कर रहे हो। असिस्ट में आप उसकी मदद कर रहे होते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हेरिटेज, ठीक है, एक्सटेसी, ग्लिम्पसे और डिस्क्रिप्शन। बेटा हेरिटेज में कोई इशू नहीं है। एक्सटेसी ये शब्द बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आता है एक्सटेसी शब्द, बहुत बार आता है, क्योंकि यहाँ पर एस की जगह सी लगा देता है, यहाँ पर एस की जगह सी लगा देता है, तो मतलब पूरे पूरे चांस होते हैं गड़बड़ी होने के। ये शब्द ध्यान रखना। ग्लिम्स से झलक, किसी चीज की झलक मिलना, कोई चीज एक मोमेंट के लिए दिखाई देना और फिर से गायब हो जाना, उसको ग्लिम्स से बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको पता ही है बच्चा, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? DES होता है। डिस्क्राइब करना है, जैसे डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है ना। अगर किसी शब्द का विलोम शब्द बनाते हैं तब DIS लगाते हैं। जैसे अगर हमें अग्रीमेंट का, अग्री का उल्टा बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? डिसअग्री लगाएंगे, ठीक है ना। मेंटल है तो डिसमेंटल हो जाएगा, जैसे मेंटल है, ठीक है ना। अगर इसका उल्टा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? डिसमेंटल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला, ठीक है। ऑडेसिटी, ठीक है। ऑडेसिटी से एक शब्द अगर ITY है तो नाउन है, अगर इसको एडजेक्टिव में चेंज करना हो तो ऑडेशियस। हठ धर्मिता, जिद्दी। ऑडेशियस आदमी कौन होते हैं? स्टबरन, स्टबरन, ठीक है ना। स्टबरन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ठीक है। और जिद को क्या बोल देंगे? ऑडेसिटी बोल देंगे, ठीक है। ऑटम, पतझड़। बाकी ऋतुएं और कौन सी होती है भाई? स्प्रिंग हो गया जैसे, समर हो गया जैसे, ठीक है, विंटर हो गया जैसे, ठीक है। इसी के लिए एक नाम और भी हो सकता है, फॉल, पतझड़। फॉल का मतलब पत्ते झड़ना, ऑटम का मतलब भी पतझड़ होता है, तो इसको फॉल भी कह सकते हैं जब पेड़ों के पत्तियां झड़ रही होती है सर्दियों, जैन फेब वाले महीने में, है ना, तो उसको ऑटम भी बोलते हैं। ट्यूमल्चुअस, अशांति का माहौल। ट्रबुलेशन, एक तरह से जिसको बोल सकते हैं टर्ब्यूलेशन, अशांति, ठीक है। कोमोशन जिसको बोल सकते हैं, कोमोशन। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड में आपको पता ही है यार, AWK होता है बच्चा, ठीक है। ऑकवर्ड में यहाँ पे यू नहीं होता बच्चा, W होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। वर्ड विच मीन्स द सेम मतलब समान अर्थी शब्द बताना है ना। ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बिलो। नीचे एक शब्दों का समूह दे रखा है, इससे मिलता जुलता मीनिंग किसका है हमें ये बताना है। विज्ञान, विच डील्स, जो डील करती है किससे? सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स। अब सेलेशियल की जगह आप हेवनली भी कह सकते हो। सेलेशियल पता है किससे संबंधित होता है? सेलेशियल है ना, और हेवनली, बच्चा इन दोनों का मतलब होता है किससे संबंधित? आकाश से संबंधित, आकाश, ठीक है, स्काई से रिलेट करता हूं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स है, इसकी जगह बॉडीज भी कह सकते हैं, इसकी जगह अपन क्या बोल सकते हैं? बॉडीज। इसकी जगह प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, प्लैनेट्स। दोनों का मतलब हो जाएगा ग्रह, ठीक है। तो बच्चा अगर कहीं पर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, और सेलेशियल बॉडीज भी हो सकता है, और सेलेशियल प्लैनेट्स भी हो सकता है। हेवनली
ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है और हेवनली बॉडीज भी हो सकता है और हेवनली प्लैनेट्स भी हो रहे हैं। तो सेलेशियल का मतलब होता है आकाश की, और ऑब्जेक्ट्स बोले तो वस्तु, ठीक है ना। और स्पेस, आकाश में कौन सी वस्तुएं होती है भाई? आकाश में तो बेटा ग्रह नक्षत्र होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई किसमें करवाई जाती है? एक तो होता है एस्ट्रोनॉमी, एक है जियोलॉजी, जियोग्राफी, एक है जियोलॉजी और एक है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, चांद तारों से संबंधित अगर कोई भी शब्द है ना, चांद तारों से संबंधित कोई भी शब्द है, तो उसके लिए एस्ट्रो से बनेगा वो शब्द, क्योंकि एस्ट्रोन का मतलब ही क्या होता है? स्टार होता है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसी से एस्ट्रोन, इसी आकाश से तो ये बन, स्टार से ही तो ये बन गया, और स्टार से ये देखो ये बन गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एस्ट्रोलॉजी होती है ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जिसमें आकाश में ग्रह नक्षत्र किधर है, शनि कहाँ पर है, राहु कहाँ पर है, केतु कहाँ पर है, इसके आधार पर जो आपका भविष्य बताया जाएगा वो किस में बताया जाएगा? एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी में क्या बताया जाएगा? कौन से ग्रह नक्षत्र की कहाँ पर पोजीशन है, कौन से सबसे छोटा ग्रह नक्षत्र है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सूर्य से कितना दूर है, अगर ऐसा कुछ बताया जाएगा तो हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। अच्छा, इसी से बने हुए शब्द और हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा? जैसे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोन का मतलब स्टार, और नोट का मतलब होता है सैलर, तारों में तैरने वाला। तो तारों में तैरने वाला कौन हो जाएगा? स्पेस ट्रेवलर हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए एक शब्द और होता है, कीरोमेंसी। इसी के लिए एक शब्द होता है कीरोमेंसी। इसी के लिए एक नाम होता है पाम रीडिंग, पाम रीडिंग, ठीक है। पाम रीडिंग का मतलब होता है, पाम में हथेली, रीडिंग है तो पढ़ना, हथेली में रेखाएं हैं उनको पढ़ करके भविष्य बताना। कीरो का मतलब होता है हाथ, और मेंसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, हाथ की रेखाएं पढ़ करके भविष्यवाणी करना, वो कीरोमेंसी होती है। पाम रीडिंग होती है, और ग्रह नक्षत्र के आधार पर है तो वो एस्ट्रोलॉजी होती है। जियो शब्द का मतलब क्या होता है? जियो शब्द का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, और जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियोलॉजी और जियोग्राफी ये कौन से किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित। दोनों में से एक तो पृथ्वी की आकृतियां, जैसे ये पर्वत है, ये पहाड़ है, ये पठार है, उनके बारे में बताया जाएगा, और एक में बताया जाएगा कि इन चट्टानों का इनका निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसे हुई है। आज घर पे दोनों में मीनिंग में अंतर चेंज कर आपको पता लगाना है कि दोनों में से पृथ्वी की संरचना से रिलेट करता हुआ कौन सा शब्द है, और पृथ्वी की जो भूस्थलीय आकृतियां हैं उनसे संबंधित जियोग्राफी है या जियोलॉजी, बैठ के देखना है घर पे, आप दोनों का डिफरेंस देखना है आपने, ठीक है। तो अब अपने को इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना उत्तर तो एस्ट्रोनॉमी आ चुका है। जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है तो वो एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अच्छा, सेम मीनिंग बताने वाला शब्द बताना है, किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दे रखा है, ठीक है। ए पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ईट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड। एक आदमी इंजॉय करता है ईटिंग, खाने का, एंड ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, और जो बहुत सारा भोजन खाता भी है। तो शेफ हो गया बच्चा, ये तो होगा ही नहीं। शेफ तो आपको पता है कुक होता है, शेफ होता है वो तो कौन होता है? कुक होता है, मास्टर शेफ होता है ना। अच्छा, गवर्नमेंट हो गया। रेपेशियस, रेपेशियस होता है लालची आदमी, लालची ग्रीडी आदमी। एवरेशियस आदमी भुक्खड़, एवरेशियस लालची आदमी, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान दो, गवर्नमेंट, फूडी, और एक शब्द में और बताता हूं आपको, ग्लूटन। एक शब्द में आपको और बताता हूं, गवर्नमेंट। अब अंतर देखना, ग्लूटन कुछ भी खा लेगा, पेट भरना है, ना उसको भोजन की क्वालिटी के बारे में कोई लेना देना है, ना उसको भोजन के टेस्ट के बारे में कुछ लेना है। पैलेट शब्द का मतलब टेस्ट होता है, PALATE, पैलेट, इस पैलेट का मतलब टेस्ट होता है। तो अगर कहीं पर भी, कहीं पर पैलेशियल लिखा हुआ मिल जाए ना, पैलेशियल, तो बात किससे संबंधित है? स्वाद से संबंधित है, ठीक है ना। तो ग्लूटेन कौन सा हो गया? स्वाद से कोई लेना देना नहीं। ईट टू मच, ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है। फूडी, फूडी है, ये खाएगा लेकिन क्वांटिटी कम खाएगा, लेकिन काइंड्स बहुत सारे खाएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अच्छा, अब बताओ, फूडी आदमी है वो क्वांटिटी पर ध्यान देगा या मतलब वेराइटीज पे ध्यान देगा? ये आदमी वेराइटीज पर ध्यान देगा, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है गवर्नमेंट। ये आदमी जो गवर्नमेंट आदमी है, ये एक तरह से भोजन का कौन सर है?
SEUR, कौनसर। कौनसर का मतलब समझते हो ना, किसी चीज का एक्सपर्ट। ये भोजन के स्वाद का एक्सपर्ट होता है, मतलब भोजन को एक, मतलब थोड़ा सा एक बाइट लेके बता देगा ये भोजन किस क्वालिटी का है, ठीक है ना। तो ये भोजन का एक्सपर्ट होता है। और ये एक्सपर्ट नहीं होता, ये टेस्ट और क्वांटिटी पर ध्यान देता है। ये टेस्ट का भी ध्यान देता है, लेकिन क्वांटिटी भी ज्यादा खाता है। ये चीज की क्वांटिटी भी भोजन की ज्यादा खाएगा। तो अब इसमें से बताओ कौन सा है, लार्ज अमाउंट है तो, लार्ज अमाउंट है तो कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। और अगर एक्सपर्ट होता तो गवर्नमेंट होता। अगर डिफरेंट काइंड्स या वेराइटीज की बात होती तो फूड ही होता। और जो सिर्फ ईट्स टू मच है, काइंड क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है, वो ग्लूटन हो जाता। ठीक है, तो बेटा गवर्नमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं 88 में क्या दे रखा है। 88 में क्या दे रखा है, select the most appropriate option to replace the underline segment in given sentence if there is no need to do so, select no improvement। अच्छा, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है बच्चा, हमें इसको रिप्लेस करना है ना। द ऑपरेसिव डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह। अब तानाशाह होते हैं वो कौन सी नीति से रूल करते हैं अभी कंट्री पर, सॉफ्ट या हार्ड तरीके से, दमन दमन वाली नीति या प्रेम वाली नीति, दमन वाली नीति। तो बेटा दमन वाली नीति के लिए होती है आयरन फिस्ट। आयरन मतलब लोहे का, और फिस्ट का मतलब ऐसे हाथ को बंद कर दें तो ये क्या होती है, फिस्ट होती है। तो हाथ ही मान लो ना, उनका हाथ कैसा होता है, लोहे के जैसा हाथ होता है। अब सच में लोहे का हाथ नहीं होता, अभी वो हाथ कटवा कर लोहे का लगवा लेते हैं, मतलब दमनकारी नीतियां होती है उनकी। तो उसको बेटा आयरन पंच नहीं बोलते, उसको आयरन फिस्ट बोलती है। ठीक है, दमनकारी नीतियां, दमनकारी तरीके। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं 89 में क्या दे रखा है। 89 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ब्रेक ए लेग। 50वां बार आगे आ चुका है, मेरे बताने से पहले ही आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। कोई आर्टिस्ट है, उसको परफॉर्म करना है, ठीक है, और जनता आ गई, स्टेज लग गया, बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसकी टांग टूट गई, गाड़ी से उतरते टाइम उसकी टांग टूट गई। ठीक है ना, आपको मौका मिला उसकी जगह कि यार और कोई वो आर्टिस्ट तो आ नहीं सकता, थोड़ा बात आप गा लेती हो, अच्छा गा लेती हो, आप गा दो ना आजाज। तो आपको वो मौका मिल गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, आप बहुत फेमस हो गए। तो आपके लिए उसका टांग टूटना था शुभ था कि बुरा था, अच्छा था। तो इसलिए ब्रेक ए लेग का मतलब होता है गुड लक। अगर हम किसी को बोलेंगे ब्रेक ए लेग, तो इसका मतलब हम उस बंदे के लिए किस चीज की मांग कर रहे हैं ईश्वर से, सौभाग्य की या दुर्भाग्य की, सौभाग्य की, तो गुड लक हो जाएगा। यही इसका मतलब है। ठीक है, टफ लक तो तब बोलते हैं जब कोई बंदा हार जाए, हम उसको बोले यार हार्ड लक, टफ लक, तो मतलब हम उसको एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं। ब्रेवो का मतलब क्या होता है, शाबाश, वेल डन। ठीक है, हिट हार्ड का मतलब कोई चीज किसी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट डालती है। आप किसी बंदे ने आपको कोई बात बोली और वो आपको अंदर तक लगी, तो उसके वर्ड्स ने आपको क्या किया, हिट हार्ड किया। ठीक है, और क्रिकेट में शॉट अच्छा खेलते हो, जबरदस्त शॉट खेलते हो, उसको भी हिट हार्ड करना बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कटिंग कॉर्नर्स। ये भी 20 30 50 बार पढ़ चुके हैं अपने। कट मतलब काट देना, कॉर्नर्स को नहीं। आपको मैंने एक प्यारी सी, बहुत ही प्यारी पेंटिंग दी, ठीक है, और बोला कि इसको फ्रेम में मत दो भाई, फ्रेम में डाल दो। आपने क्या किया, टाइम बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए, आपके पास उसके लाइक फ्रेम तो था नहीं, आपके पास छोटा फ्रेम था, तो आपने टाइम बचाने के लिए और नया ना खरीदना पड़े, पैसे ना लगाने पड़े, इसलिए क्या किया, उसके कोने काट दिए और उस अच्छी पेंटिंग को, बड़ी पेंटिंग उस छोटे वाले फ्रेम में डाल दिया। तो आपने किस लिए किया ये काम, क्योंकि आप टाइम बचाना चाहते थे और आप खर्चा बचाना चाहते थे, चाहे इस चक्कर में चीज का सत्यानाश क्यों ना हो जाए, है ना। तो उसको बोल दिया कट कॉर्नर्स। अब इसका कहां पर है देख लो, इंप्रूविंग समथिंग, किसी चीज को इंप्रूव करना तो होगा ही नहीं, बिगाड़ना होता है। डूइंग समथिंग इन परफेक्टली, किसी काम को कैसे करना, परफेक्टली या इम्परफेक्टली, किस काम के लिए, इन ऑर्डर मतलब बदले में, किसके बदले में, सेव टाइम और मनी, टाइम और मनी को बचाने के चक्कर में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा, बाकी वाले पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नो वर्ब दे रखी है और हमें इसका बनाना क्या है, पैसिव। तो जब एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, तो सिर्फ वर्ब पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, बाकी वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान मत दो। ये तो आपको पता ही है कि जो वर्ब के बाद वाला है वो तो इधर आ जाएगा, जो वर्ब से पहले है वो इधर आ जाएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब नो है, ये क्या चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखा हो आपको, एस या ईएस दे रखा हो, तो बच्चा पैसिव में क्या करना है, इज, आर, एम, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है ना,
तो देख लो कहाँ पर है अभी, इजारम प्लस वी थर्ड कहाँ पर है, इजारम यार ये रहा वी थर्ड, और इजारम वी थर्ड ये रहा। अब हेव वाला तो बनेगा नहीं, और इसमें तो इसने गड़बड़ी कर रखी है पूरी। अच्छा, अब आपको पता है कि नो के साथ बाई का यूज नहीं होता, नो के साथ किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। जब पेसिव वॉइस बनाओगे तो एक तो मैरिड है, एक तो मैरिड है और एक नॉन है। बेटा इनके बाद पेसिव वॉइस बनाते टाइम बाई का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, सी इज नॉन टू, ठीक है ना। इस एक एरर में एक सवाल आया था मेरे याद आ रहा है जैसे एरर में आया था क्वेश्चन, बाय हुम इज शी और नॉन, ऐसा करके सवाल था, ठीक है। अब देखो, जब इजारम के साथ मैंने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा रखी है, इजारम के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी है, पैसिव लगा रखी है, ठीक है, ठीक है ना। पेसिव का वाक्य, ये पेसिव वॉइस का वाक्य है। और आपको पता है नो वर्ब, अगर किसी वाक्य में वर्ब क्या दे रखी है, नो, और वाक्य पेसिव वॉइस का है, तो बच्चा उसमें बाई का यूज करना ही नहीं होता है, वहां पर क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। तो ये एरर थी, टू होम होगा यहाँ पर, बाई होम नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, तो जब ये लगा रखे है तो डायरेक्ट में दे रखा है, सेंटेंस में किस में दे रखा है, डायरेक्ट में, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा का यूज ही किस में होता है, डायरेक्ट में। हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो ही सेड का तो इसने दे रखा है सभी में, ही सेड नहीं, वो छेड़ भाई, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब दैट सभी में दे रखा है, दैट क्यों दे रखा है भाई यहाँ पर, क्योंकि अंदर वाला वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो हमें कंजंक्शन क्या चाहिए यहाँ पे, डेट चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हिज लगा रखा है, यहाँ भी हिज है, यहाँ पर भी हिज है, क्यों लगा रखा है क्योंकि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या शब्द हो, आई या वी से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए, तो इस बात को बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। और इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर यू से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए, तो बात को सुनने वाले के अकॉर्डिंग, और सुनने वाला कहाँ पर होगा, इस सेड के बाद होगा। तो यहाँ पर माई दे रखा है, तो माई किससे बना हुआ है, आई से बना हुआ है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, बोलने वाले के अकॉर्डिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग। यहाँ पर माई है, ये आई की कौन सी फॉर्म है, दूसरी, तो हमें ही की कौन सी फॉर्म लगानी है, दूसरी फॉर्म। तो ही की सेकंड फॉर्म हिज, इसलिए इसने लगा रखी है। अब असिस्टेंट का, असिस्टेंट हो गया, यहाँ पर देखो इज लगा रखा है, इज का हमें क्या बनाना पड़ेगा, वोज बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर टेंस कौन सा है, पास्ट, जब बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट बना लो। तो इज का क्या बन जाएगा अपने, इज का क्या बन जाएगा, वोज बन जाएगा। तो यहाँ पर हेड है, यहाँ पर इज है, तो ये वोज वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बस चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दे रखा है, given below are four jumbled sentences, pick the option that gives their correct order। पेरा जंबल है, पीक्यूआरएस का सीक्वेंस बनाना है हमें ना। बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉटन प्रोडक्ट प्रोडक्शन, इंक्रीज करके इट्स कॉटन प्रोडक्शन। अब इस इट्स का यूज किसके लिए हो रहा है, ठीक है ना। बाय बेक देन, तब की बात है, ये कब की बात है वो देखते हैं। कॉटन वॉज द चीफ एक्सपर्ट कॉमोडिटी, कॉमोडिटी एक्चुअल में यहाँ पर ये कॉमोडिटी है बेटा, वस्तु, कॉमोडिटी। और इसकी स्पेलिंग भी याद रखा करो, डबल एम होता है कॉमोडिटी, ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की मुख्य चीजें। लेकिन ये हालांकि इसमें प्रॉपर नाउन दे रखी है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं हो सकता, ये बैक देन दे रखा है ना यहाँ पे, इस वजह से। इसके बाद में 10, ठीक है। इट बीकेम नेसेसरी फॉर द कंट्री, कौन से कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इजिप्ट का नाम आ चुका है पहले भी, देखो इजिप्ट का नाम आ चुका है, तो कंट्री है तो इजिप्ट वाले सेंटेंस पहले जाएंगे, कंट्री वाले तो बाद में जाएंगे। अच्छा, देर वो जो टाइम, एक बार ऐसा टाइम आया था, तो जब क्या लिखा आ जाए, देर वाज आ जाए, देर वोज आ जाए, वंस देर वोज आ जाए, वंस अपॉन ए टाइम आ जाए, है ना, तो वो सेंटेंस हमारा पहला हो जाएगा। तो एस से ये सेंटेंस हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो देर वोज ए टाइम, एक बार एक जमाना आया था जब क्या हुआ, इजिप्ट ने फेस किया इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो एस से शुरू होने वाले कितने, अभी एस से शुरू होने वाला बच्चा इसमें ऑप्शन ये किया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक बार इजिप्ट ने इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना किया, ओनली बाय मींस ऑफ इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीज करके फॉरेन ट्रेड को इजिप्ट सरवाइव कर सकता था। अब इसके बाद में क्यों है, तो बैक देन उस जमाने में जब इसने क्राइसिस का सामना किया, कॉटन वाज द चीफ एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की सबसे जो एक्सपोर्ट करने वाली मेन चीज थी वो क्या थी, कॉटन थी। इसके बाद में आर पे आ जाओ,
इस प्रकार इट बिकेम ए नेसेसरी, इसलिए जरूरी हो गया कि कंट्री है वो बूस्ट करे किसको, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन बढ़ाए, का उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि उनके पास इकलौती चीज है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ, इंक्रीज करके इट्स का यूज इजिप्ट के लिए हो रहा है, इजिप्ट ने कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा करके और क्या कर दिया, इजिप्ट इजिप्ट है वो फिर से सस्टेन करने के लायक हो गया, फिर से अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रह गया। इतना नहीं बोलना आपको, इतना दिमाग नहीं लगाना, बस आपको पता लग गया देयर वॉज वाला सेंटेंस सबसे पहले आएगा, एस से शुरू होने वाले कितनी है, एक, इसके बाद की पूरी रामायण आपने ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ आप उत्तर तक पहुंचना है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, ये भी बेटा पैरा जंबल ही हो गया आपका, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस दे रखा है हमें, देखते हैं इसमें किस कौन सा बनता है, इनफैक्ट, इनफैक्ट, इसके बाद में नेवर चूज एन एक्टिविटी मेयरली बिकॉज यू लाइक इट, ठीक है, बाई ऑल मीन्स वर्क अप अ गुड स्टेट एंड इवन a thirst perhaps, anything you do that gives you some form of regular exercise will benefit your heart. If you can combine this with enjoyment then it's even better. You will soon get bored of it, you will soon get bored of it। अब देखो इसमें कहीं पर किसी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं कर रखा, ठीक है ना। अच्छा, बिकॉज यू लाइक इट, अब हालांकि इसमें भी यू तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इट। अब इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है नहीं पता लग रहा हमें, है ना, तो ये शुरुआत में नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें तो प्रोनाउन दे ही नहीं रखा है इसने। अब इसमें इसने क्या दे रखा है, यू दे रखा है, और इसमें भी इसने यू दे रखा है, तो वाक्य तो इन यू वालों से शुरू होगा, लेकिन दोनों में से किससे होगा, बिकॉज यू विल सून गेट बोर्ड ऑफ इट, आप इससे बोर हो जाओगे, तो इट वो कौन सी चीज है जिससे आप बोर हो जाओगे भाई, अब वो तो बतानी पड़ेगी ना, अभी तक तो बता ही नहीं रखी है, तो ये वाला वाक्य हमारा पहला हो जाएगा। अब आर से शुरू होने वाले कितने हुई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये बनेगा और या फिर ये बनेगा। अब देखो आर के बाद क्या लिखा है, एनीथिंग यू डू, कोई भी काम जो आप करो, गिव यू सम फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे आप एक्सरसाइज मिल जाए आपको, विल बेनिफिट फॉर योर हार्ट, आपके हृदय को, आपके हार्ट को वो फायदा पहुंचाएगी। इफ यू कैन कंबाइन दिस विद इंजॉयमेंट, यदि आप उसी काम के साथ क्या शामिल कर लो, इंजॉयमेंट के साथ, मतलब उस एक्सरसाइज के साथ साथ आपको इंजॉय भी मिल, मजा भी आया आपको, तो इट्स इवन बेटर, तो और भी अच्छी बात है। अब इसने क्या दे रखा है, इन फैक्ट नेवर चूज एन एक्टिविटी मेयरली बिकॉज यू लाइक इट। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान में देने वाली आई अभी देखो, नेवर चूज एन एक्टिविटी, नेवर चूज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को मत चुनो, यहाँ पर क्या दे रखा है, नेवर दे रखा है, नोट दे रखा है एक तरह से, है ना। तो आगे नेगेटिव वर्ड देखो, ये देखो देखो इसमें भी नेगेटिव वर्ड आ रखी है, बोर्ड, यू विल गेट बोर्ड, तो आप क्या हो जाओगे, बोर्ड हो जाओगे, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और आगे देखो फिर आगे लिखा हुआ डोंट पुश टू हार्ड, ये भी नेगेटिव वर्ड आ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी के बाद में फिर एस जाएगा, पी के बाद में क्या जाएगा, आर पी एस और क्यू हो जाएगा, फिर आर पी एस और क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस देखो नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है इसमें नेवर, और इसमें भी गेट बोर्ड, यू विल गेट बोर्ड, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, और आगे देखो स्पष्ट रूप से नेगेटिव वर्ड दे रखे हैं, है ना। तो इस नेगेटिव के बाद में फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी देखो, नेवर चूज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को चुनो मत जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, कि आपको पसंद है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल सून गेट बोर्ड ऑफ इट, तो आप इससे बोर हो जाओगे। किस बात से, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छी लग रही थी इसलिए कोई एक्टिविटी आपने पकड़ ली, जबकि मजा उसमें आपको आ ही नहीं रहा था। तो जब जब तक मजा नहीं आएगा तो आप क्या हो जाओगे, यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट, आप इससे बोर हो जाओगे, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, 95 ये तो आ गया, फिर अपना क्लोज टेस्ट आ गया ना। तो क्लोज टेस्ट का मतलब 5 क्वेश्चन हमें एक साथ मिल जाएंगे इसमें। तो इफ लॉ मेकिंग इज ए लॉन्ग एंड टेडियस प्रोसेस, इट अपीयर्स दैट अनमेकिंग, अगर क्या काम करना, लॉ मेकिंग कैसा काम है, लॉन्ग एंड टेडियस प्रोसेस है, तो इट अपीयर्स दैट अनमेकिंग, अनमेकिंग वहां पर तो मेकिंग की बात हो रही है कानून को, और यहां पर है उनको अनमेक करना, बनाए हुए को मिटाने की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग लॉज, किन को अनमेक करना, जो एग्जिस्ट कर रहे लॉ है, इज इक्वली टास्क, इक्वली मतलब बराबर, इक्वली मतलब बराबर, जितना लॉन्ग एंड टेडियस है ना उसके इक्वली है ना।
अच्छा देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है अभी, लॉ मेकिंग कानून बनाने को कैसा बता रखा है, लॉन्ग एंड टेडियस प्रोसेस बता रखा है, ठीक है ना। और आगे अनमेकिंग को क्या बता रखा है, इक्वली, उसके जितना ही, इक्वल का मतलब बराबर, तो बराबर का क्या है फिर, वो आर्डियस है या लेंथी है या प्लेजेंट है या स्ट्रोंग है। लॉन्ग एंड, अगर अकेला लॉन्ग होता तब तो वो लेंथी होता क्योंकि लेंथ से बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग भी है और उबाऊ भी है, टीडियस भी है, टेडियस भी है, तो उसको बोलते हैं बेटा आर्डियस। उसको क्या बोलते हैं, अकेला लॉन्ग होता तो लेंथ ही होता, लेकिन काम लंबा भी है और पकाऊ भी है, थकाऊ भी है, थकाने वाला भी है, उसको आर्डियस बोलते हैं, आर्डियस, ठीक है। प्लेजेंट मैंने अच्छा होता, अच्छा अच्छे वाला तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि इक्वल है, तो इधर अगर नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद वाला भी फिर नेगेटिव ही शब्द होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, मजबूत का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, आर्डियस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला इसने, कानून बनाना बहुत ही पकाऊ और लंबा काम है, और इसी प्रकार बनाए हुए कानूनों को अनमेक करना भी उतना ही पकाऊ और लंबा काम है। हाउ एल्स डज वन एक्सप्लेन द फैक्ट, हाउ कैसे कोई बंदा एक्सप्लेन कर सकता है द फैक्ट दैट अंटिल 3 years अगो, कितने साल पहले तक, 3 साल पहले तक, a large ह्यूज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में, ऑब्सोलीट एक्ट्स, ऑब्सोलीट कौन से होते हैं भाई, अपडेटेड या आउटडेटेड, आउटडेटेड एक्ट्स रिमेन इन द लॉ बुक, कहां पर मौजूद थे, रिमेन कर रहे थे कहां पर, लॉ बुक में, बावजूद किसके, लूजिंग दियर। अब एक बात सुनो, पहले तो इसका ऑप्शन देखते हैं भाई क्या है। चीजें क्या हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, चीजें कैसी हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। तो उन्होंने लूज मतलब खो दिया, क्या खो दिया अपना भाई, फर्वर खो दिया, कि स्ट्रेंथ खो दी, रेलेवेंस खो दिया या एप्टीट्यूड खो दिया। अगर चीजें रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट होती है तो वो आउटडेट है, अपडेट है, रेलिवेंट है तो अपडेटेड है, वो अपडेटेड चीजें है वो, ठीक है। और ऑब्सोलीट है इसका मतलब वो चीज आउटडेटेड है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या खो दिया भाई, अपना क्या खो दिया, रेलेवेंस खो दिया। रेलेवेंस खोने का मतलब ही क्या हुआ, वो चीजें आउटडेटेड हो गई। अगर यहाँ पर ये लूजिंग नहीं होता तो यहाँ पर इरेलीवेंस भी लगा सकते थे, लेकिन अब खोया है तो क्या खोई, अपनी रेलिवेंस खो दी, और रेलिवेंस खोने के कारण वो क्या हो गई, चीजें ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, रेलिवेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है इसने, बहुत सारे एक्ट है वो ऑब्सोलीट हो गए और वो रिमेन कर रही है कहां पर, लॉ बुक्स में, बावजूद किसके कि उन्होंने अपनी रेलेवेंस खो दी एंड यूटिलिटी भी खो दी उन्होंने, उपयोगी भी नहीं है, यूटिलिटी भी खो दी। इट हैज बीन ओनली इन द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल में, द अर्ली नियरली करीब करीब 1800 ऑब्सोलीट लॉज हैव बीन, को क्या कर दिया गया अभी, 1800 ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड, आउटडेटेड लॉज को क्या कर दिया जा चुका है, इन द, अच्छा क्या किया जा चुका है भाई, उनका मैनेज किया है, इंट्रोड्यूस किया है, रिपील किया है, इन्वॉल्व किया है। अच्छा बात ऑब्सोलीट की हो रही है, आउटडेटेड है, तो आउटडेटेड है तो उनको, देखो ऑब्सोलीट लिखा हुआ, तो उनको शामिल किया जाएगा कि बाहर निकाला जाएगा, पिछले 3 सालों में क्या किया है। मैनेज करने का मतलब तो है वैसा का वैसा बना के रखना, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, ठीक है ना। रिपील का मतलब होता है कोई कानून को हटा देना, जैसे 3 कृषि कानून आए थे उनको वापस लिया गया तो उनको क्या किया गया, रिपील किया गया। कोई कानून है उसको हटा देना है तो उसको एब्रोगेट करना भी बोल सकते हैं, एब्रोगेट करने का मतलब हटा देना, रिवील करने, रिपील करने का मतलब भी हटा देना। तो बेटा उन 1800 जो कानून है ना पुराने, उनको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, ठीक है। एब्रोगेट करना भी बोल सकते हैं उसको, उसको क्या बोल सकते हैं, एब्रोगेट करना, इसको एब्रोगेट करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट राउंड में 235 टू 135 आउटडेटेड एक्ट्स, देखो आउटडेटेड और ऑब्सोलीट एक ही होता है, ये देखो ऑब्सोलीट वर्ड कितनी बार आ रहा है, बार बार। तो जो आउटडेटेड एक्ट है ना, और नो प्री इंडिपेंडेंस ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस का मतलब भी लॉ होता है, और प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से भी पहले के, हैव बीन रिपील, ये देखो फिर रिपील लिखा हुआ गया, जब ये रिपील हुए तो ये भी क्या हुए, रिपील हुए। दीज पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कानून के ये भाग में हैव बीन रेलेवेंट, रेलिवेंट हो सकते थे, एंड नेसेसरी एट द टाइम देवर इंट्रोड्यूस, किस टाइम पे हो सकते थे रेलिवेंट, वो किस टाइम पे रेलिवेंट हो सकते थे, जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस का मतलब शामिल किया गया था, लागू मतलब संविधान में लिखा गया था। बट इन द एब्सेंस ऑफ पीरियडिक रिव्यू, लेकिन एब्सेंस का मतलब मौजूद है, अनुपस्थित है, एब्सेंट होता है तो अनुपस्थित है, क्या नहीं है, उनका रिव्यू नहीं हुआ, टाइम पीरियडिक मतलब टाइम टाइम पे उनका रिव्यू नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दे कंटिन्यू, वो आज भी जारी है,
कि हमारा जो स्टेच्यूटरी कॉर्पस है, स्टेच्यूटरी मतलब संविधान से संबंधित, कॉर्पस मतलब जो भी बुक वगैरह है ना, तो स्टेच्यूटरी कॉर्पस का मतलब एक तरह से संविधान हो गया। उसमें क्या चीज है, वो हमारा जो लीगल प्रोसेस है उसमें वो आज भी क्या बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनका टाइम टाइम पर रिव्यू तो लिया नहीं गया, तो इसलिए वो क्या बन के रह गए अभी, वो क्या बनकर रह गए हैं, बर्डन है, हाइड है, रिफ्रेश है, ब्लूम है। ब्लूम का मतलब होता है ब्लॉसम करना, खिलना, ब्लॉसम करना, खिलना, ठीक है। रिफ्रेश ताजा, ठीक है। बर्डन बोझ बन जाना, हाइड का मतलब कंसील करना, छुपाना। तो बच्चा मुझे बताओ, जब उनका स्वतंत्रता के टाइम से वो मतलब चले आ रहे हैं और उनका कभी कभी बीच में रिव्यू उनका हुआ ही नहीं आज तक, तो वो क्या बन गए, हमारे स्टेच्यूटरी कॉर्पस पे बोझ बन गए, बोझ बन गए, उपयोगिता कुछ है नहीं उनकी, और बस वो किताब में पढ़े हैं, संविधान की बुक में पढ़े हैं, तो वो बर्डन बन के रह गए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी क्या दे रखा है। बर्डन बन चुके हैं। दीज लॉज आर, ये कानून है, क्या है भाई, मॉडर्न है, टेडियस है, लॉन्ग है, आर्केक है, एंड नॉट इन ट्यून विद, नॉट इन ट्यून विद द प्रोग्रेस। इन ट्यून, अगर कोई चीज ट्यून में है तो मतलब उनके बीच में सामंजस्य, हार्मनी है या नहीं है, हार्मनी है उनके बीच में। नॉट इन ट्यून मतलब बैलेंस्ड नहीं है, किसके साथ, प्रोग्रेस के साथ, मतलब वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे, जितनी प्रोग्रेस, वक्त जितना प्रोग्रेस कर रहा है उतने वो साथ ही साथ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसी चीजें क्या हो जाती है, घिसी पिटी और प्राचीन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्केक। आर्केक का मतलब होता है घिसा पिटा, घिसा पिटा यानी पुरानी चीजें, ठीक है। क्लीशे, एक तरह से क्या हो गई, वो क्लीशे बन के रह गई है, क्लीशे। क्लीशे का मतलब क्या होता है, घिसी पिटी चीजें, ठीक है। ऑफ डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के टाइम से लेकर के। मॉडर्न आधुनिक हो गया, टेडियस थकाऊ उबाऊ, लोंग लंबा, और आर्के केटो घिसा पिटा, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना रिलेवेंस खो दिया, इस टाइम पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन 100 एक बच गया, लास्ट वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है, select the most appropriate option to replace the underline segment in the given set if there is no need to do so। अच्छा, अंडरलाइन सेगमेंट को क्या करना है भाई, हमें रिप्लेस करना है, अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है ना, इसको हमें रिप्लेस करना है। तो सिंस इट फॉल्स ऑन द फ्लोर, हर डॉग है ब्लैक लेब्राडोर गल्प द बिस्किट डाउन, गल्प कर लेना, ठीक है। और गल्प में इसने क्या जोड़ रखा है, इसने क्या जोड़ रखा है, गल्प में ईडी जोड़ रखा है, तो वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट का है। तो बच्चा इधर तो इसने एस सी आई एस लगा करके प्रेजेंट लगा रखा है ना, तो इसका मतलब फॉल में इसने क्या जोड़ रखा है, एस सी आई एस, तो हमें इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए फेल, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉलन, ठीक है। चौथी है तो इसमें आई एन जी आ जाएगा, पांचवी है तो इसमें एस या ई एस जुड़ जाएगा। अगर फेल होता तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती, फेल्ड होता, और थर्ड भी क्या होता, फेल्ड होता, चौथी आई एन जी और पांचवी एस या ई एस। तो बच्चा हमें फॉल की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड, तो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चा, ये देखो फेल, है ना। तो इट इज फॉलिंग गलत हो जाएगा, हैव वाला गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो ये था अपना आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन अगले पेपर के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक बढ़िया अच्छे से मेहनत करते रहिए। और रिजल्ट तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, इस बार रिजल्ट तो अच्छे वाला अपने को प्रूव करना ही करना है, ठीक है।